Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is reproduction in plants. तो चलो ये शुरू करते हैं. अब ये देखो बेटा, ये जो हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बेसिकली सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्यों होती है, उसकी क्या ज़रूरत है, कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट नई चीज़ सी आ गई है, ये क्यों आ गई है हमारे सिलेबस में. सो अब देखो बच्चे, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि रिप्रोडक्शन मीन्स टू रिप्रोड्यूस. ठीक है. क्यों ये रिप्रोडक्शन क्यों होती है? क्योंकि जो लिविंग बीइंग है, कोई भी है, बेशक वो ह्यूमन बीइंग है, बेशक वो एनिमल्स हैं, बेशक वो प्लांट्स हैं, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो देखो सेल से बनी हुई है. और जो भी लिविंग बीइंग कोई भी हमारी आती है इस दुनिया में, जो आया है उसने एक दिन तो जाना ही है. ठीक है ना. कोई भी लिविंग बीइंग जो है आपका, वो हमेशा के लिए तो नहीं आया. जो भी लिविंग बीइंग इस दुनिया में आया है उसने एक ना एक दिन जाना ही है. कोई भी लिविंग बीइंग है, जो भी लिविंग बीइंग कौन सा है, जो सांस ले रहा है. ठीक है. सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? अपनी जैसे ऑफस्प्रिंग्स और बनाना, उनको प्रोड्यूस करना. सो कोई भी हमारा लिविंग बीइंग है, ये इनमें नेचुरल प्रोसेस है कि इनकी रिप्रोडक्शन होती है और ये करते हैं. ठीक है. तो वो इसलिए क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि उनकी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म ना हो, वो चलती रहे आगे, उनके जैसे चलती नहीं. अब देखो ह्यूमन बींग्स है, रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए, अपने जैसे, और अपनी जो स्पीशीज़ को है उसको ख़त्म ना हो, वो और पैदा करने के लिए. ऐसे ही एनिमल्स भी करते हैं और ऐसे ही हमारे प्लांट्स भी करते हैं. अभी देखो, सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है बच्चे, रिप्रोडक्शन इज नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज. अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे ऑफ अ स्पीशीज क्यों लिखी है? ऑफ अ स्पीशीज ये गलती से नहीं लिखी गई है. यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है बेटा, कि जब जो रिप्रोडक्शन करते हैं वो सारे स्पीशीज करते हैं. अब ये तो नहीं है कि अगर कोई एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो प्लांट पैदा होगा. नो. अगर एनिमल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो ही एनिमल की स्पीशीज आगे कंटिन्यू होगी. मतलब अगर कोई लायन रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है तो आगे लायन कब ही पैदा होगा? लायन ही होगा. ये नहीं है कि हॉर्स पैदा हो जाएगा. ठीक है. टू रिप्रोड्यूस, टू कंटिन्यू, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज रिप्रोडक्शन इज डन. इसलिए यहाँ पे अ स्पीशीज लिखा गया है कि जो आपका रिप्रोडक्शन जौन सी आपकी स्पीशीज करेंगी, जो स्पीशीज करेगी रिप्रोडक्शन प्रोसेस, उन्हीं का ही आगे कंटिन्यू होगा. ठीक है. अगर हमारी रिप्रोडक्शन नहीं होती है तो इट विल लीड टू एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज. अगर रिप्रोडक्शन नहीं की जाएगी तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा कि वो स्पीशीज ख़त्म हो जाएंगी. वो पहले थी, ये हो जाएगा कि ये स्पीशीज पहले थी, आज की डेट में ये स्पीशीज नहीं है. उन स्पीशीज का साइकिल चलने के लिए, आगे चलाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. ठीक है. अब बात आती है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, तो आपने उसका मीनिंग लिखना है या कि क्या होता है. तो उसमें आप ये लिखोगे, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग. मीन्स रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस इट्स ऑफस्प्रिंग. मतलब कि जिससे लिविंग बीइंग कोई भी हो सकता है, लेट इट बी एनिमल, प्लांट और ह्यूमन बीइंग, whosoever it is, जो भी होगा वो अपनी जैसी ऑफस्प्रिंग्स को बनाने के लिए, पैदा करने के लिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यूज़ होता है. ठीक है बच्चे. ये बेसिक था कि रिप्रोडक्शन क्या होती है और क्यों हमारे को ज़रूरत है. आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा. आगे चलते हैं. अब आगे देखो, रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है. अब बात आती है कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. बेसिकली यहाँ पे दो मोड्स है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. जो रिप्रोडक्शन है आप लोगों के सिलेबस में 7th क्लास में सिर्फ हमारे पास प्लांट्स की रिप्रोडक्शन है, हमने वो ही डिस्कस करनी है. ठीक है बच्चे. ये दो आपके मोड्स हैं.
पहला मोड आता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसकी बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन से बर्डिंग है, स्पोर फॉर्मेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। तो ये सारे जो आपके मेथड्स हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, हम ये टर्न बाय टर्न स्टेप बाय स्टेप हम सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है हमारी बडिंग की। ये बडिंग जो है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो इसको इजीली आपको समझ आ जाए तो मैं पहले आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। तो इसमें एक तो आपको चीज़ पता है, पहले आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि कोई भी जो लिविंग बीइंग है वो सेल से बना हुआ है। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना हुआ है। और सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बडिंग की ये मोड जो है वो ये हम लोग कौन ज़्यादा यूज़ करता है, कहाँ पे बडिंग ज़्यादा यूज़ होती है? बेसिकली ये ज़्यादा यीस्ट में यूज़ होती है। अब यीस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, यीस्ट जो आप बेकरी के लिए चीज़ें बनाते हो है ना, उनमें यीस्ट डलता है ना। जैसे आप भटूरे बना रहे हो, भटूरों में यीस्ट डलता है। अब ये जो यीस्ट है, आप देखो यीस्ट में किसी चीज़ में आप यीस्ट डालते हो तो चीज़ बहुत जल्दी फ्लफी हो जाती है, राइट ना। तो हमने वो यीस्ट का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अब ये देखो जैसे ये एक मैंने अभी बात की आपसे, एक सेल की बात है। सेल की बना होता है, यीस्ट सेल है ये सेल के अंदर क्या होता है? रेड वाला क्या है? न्यूक्लियस। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका ओरिजिनल एक सेल है जिसके बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या होता है? वो सेल धीरे धीरे डिवेल्प होने लगता है। जब वो डिवेल्प होने लगता है तो ये देखो क्या होगा, ये सेल जो है आपका ये बड़ा होने लग जाता है। डिवेल्प होने लग गया, उसके कारण आपको जो जो ये न्यूक्लियस आपका बड़ा होने लगा। आप ये देखो जो आपका सेल है वो भी बड़ा हो रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये ऐसा सा ही पोर्शन ऊपर बनने की कोशिश कर रहा है। और ये जो आपका ये न्यूक्लियस है ये कोशिश कर रहा है अपने आप को बांटने की, बड़ा होने की, बांटने की। ये अभी ये डेवलपिंग स्टेज में, जब ये पूरा डिवेल्प हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, तो उसके बाद में ये जो है आपका सेल है, ऐसा ही एक और सेल उसके साथ में लग जाएगा जिसको हम बोलते हैं न्यू बर्ड। अब ये देखो यहाँ पे न्यूक्लियस भी 2 है। ये सेल जैसे ही अभी पूरी बॉडी आपकी यहाँ पे बन गई, पर अभी ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ। अभी ये डेवलपिंग बर्ड से आपका जो न्यू बर्ड उसके साथ में आ गया, पर अभी वो न्यू बर्ड जो आपका है मैच्योर नहीं हुआ। अभी वो अपने पेरेंट सेल से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे ही जो ये सेल्स है, ये देखो यहाँ पे आपकी चेन ऑफ बर्ड्स आ गई। एक जो पेरेंट सेल ने 1 2 3 ऐसे कितने सेल्स बना देते हैं, कितने बर्ड्स बना देते हैं। जब ये पूरे मैच्योर हो जाते हैं फिर क्या होता है, ये सारे ये जो बर्ड्स हैं ये अपने पेरेंट बर्ड से, ये जो बर्ड है अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और ऐसा ही पेरेंट सेल जैसा ही अलग ये सेल बन जाएंगे। मीन्स यहाँ पे जो 3 सेल्स हैं बेटा, ये एक पेरेंट सेल के अलावा 3 बर्ड्स जो है, ऐसे ही जब आपको जब पूरे मैच्योर हो जाएंगे तो ये 4 सेल्स बन जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अब हम इसके लिटरेचर पार्ट से मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखो, ये बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड फॉर्म्स ऑन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बड बन जाता है एक, ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने डिस्कस किया था, पेरेंट न्यूक्लियस डिवाइड्स इन 2 एंड 1 गोज इनटू बड। यहाँ पे कोशिश कर रहा है ना, ये बड़ा हो रहा है पेरेंट सेल का, ये न्यूक्लियस बड़ा हो रहा है तो ये अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कर रहा है, 2 हिस्सों में बंटने की कोशिश कर रहा है। After getting matured, bud detaches itself and becomes an independent individual. जब मैच्योर हो जाता है वो बर्ड जो है वो अपने आप को पेरेंट सेल से अलग कर लेगा और वैसे ही आइडेंटिटी एक सेपरेट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल जैसी बना लेगा। ये नॉर्मली ये किस में होता है? ये जो आपका ये मैंने आपको बर्डिंग का प्रोसेस नॉर्मली किस में होता है? यीस्ट में होता है। जो आप भटूरे वगैरह बनाते हो ना, बेकरी की चीज़ें बनाते हो, उसके बीच में आपके हमारा यीस्ट डलता है और यीस्ट से बहुत जल्दी आपने देखा होगा
जो आपका डो होता है वो बहुत जल्दी फ्लफ़ी हो जाता है। तो इसलिए ये जो बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये यीस्ट जो है, इसमें जो आगे बर्ड्स है बहुत जल्दी बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारा पहला था मेथड बडिंग। ओके, नेक्स्ट मेथड की दैट इज योर स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एक अलग मेथड है। स्पोर फॉर्मेशन जो मेथड है, बेसिकली द स्पोर इज अ स्मॉल सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव बॉडी विच इज कवर्ड बाय अ थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो स्पोर है वो एक मतलब असेक्सुअल मेथड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ये एक स्मॉल सिंगल सेल है वो जो क्या करता है, जो अपने आप को एक थिक कवर से उसने बॉडी को कवर किया होता है ताकि वो उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है वो ख़राब ना हो। जब उसको अच्छी कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तब वो कोटिंग जो होती है वो कोटिंग टूट जाती है और वहाँ से हमारे स्पोर्स जर्मिनेट शुरू होना चाहते हैं। म्यूकर है, फर्न है, मॉस है या ब्रेड मोल्ड। ब्रेड के ऊपर जो हमारा ग्रीन कलर का आ जाता है ना, उसको हम ब्रेड मोल्ड करते हैं, वो ब्रेड मोल्ड है। वो सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब मैं आपको यही चीज़ आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ। ये बेसिकली आपको ब्रेड का दिखाया है, ये ब्रेड का सरफेस है, ठीक है, जो आपका हाइफा, ये ब्रेड का सरफेस है और ये ऊपर जो है इसके मोल्ड लग रहे हैं। मोल्ड कौन से, जो आप ग्रीन कलर, अगर आप देखते हो ना ब्रेड आपकी पुरानी हो जाती है, पड़ी रहती है, उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, तो ग्रीन पोर्शन उस पर कुछ लगना शुरू हो जाता है। आप देखोगे एक ही दिन में पूरा ग्रीन नहीं होता, वो धीरे धीरे एक दिन आप देखोगे थोड़ा सा है, नेक्स्ट डे थोड़ा ज़्यादा है। तो ऐसे आपके ब्रेड के ऊपर वो जो ग्रीन आता है उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, राइट। और वो जो ब्रेड मोल्ड जो है वो कैसे आएगा, जब आपकी न्यू ब्रेड है, फ्रेश ब्रेड है, तब नहीं आता है। उसके जब आपकी थोड़ी पुरानी हो जाती है, आपकी नई यूज़ होती है, कुछ पीसेस आपके रह जाते हैं ब्रेड के, तो वो ब्रेड के ऊपर ग्रीन पोर्शन आना शुरू हो जाता है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक सिंगल सेल है जिसकी ये सिंगल सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव बॉडी है सेल की, जिसको बहुत थिक लेयर से कवर किया होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो पोर्शन है जो आपका ग्रीन कलर, ये जो आपकी सिंगल एक सेल है जो रिप्रोडक्टिव बॉडी है, इसको थिक आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। तो जब ये स्पोरेंजियम को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, मीन्स थोड़ा सा मॉइस्चर मिल जाता है, टाइम हो जाता है, स्पोरेंजियम जो है ब्रेड में ऑलरेडी होता है, बट पहले वो जर्मिनेशन शुरू नहीं होती। पर जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं और जब वो थोड़ा पुराना हो जाता है, मॉइस्चर मिल जाता है, तब वो उस केस में वो जो आपका जो उसको जो स्पोरेंजियम है वो आपका बर्स्ट हो जाता है, टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो वो ऐसा हो जाता है, जब वो टूटता है तो उसके बीच में से स्पोर्स निकलते हैं। देखो स्पोर्स निकले हुए ना, ये जो स्पोर्स है, फिर ये स्पोर्स जो है वो आपके जर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। जब ये जर्मिनेशन मीन्स रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं, और उसके कारण क्या है, आपकी जो ब्रेड के ऊपर वो ग्रीन लेयर आती है। अब ये देखो, ग्रीन लेयर जो आती है वो रातों रात नहीं आती है, वो धीरे धीरे आपकी ग्रीन लेयर उसके ऊपर आती है और वो ब्रेड के ऊपर वो पूरा ब्रेड का कवर, ब्रेड की लेयर जो है पूरी ब्रेड मोल्ड से कवर हो जाती है। बट इट टेक्स टाइम, ये होता बहुत जल्दी है, मतलब ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, बट इसको पूरा जो लेयर को कवर करने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ये अगर आपसे कोई पूछे स्पोर फॉर्मेशन कौन से मतलब जो आपके प्लांट्स के जो कौन ज़्यादा यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो म्यूकर है, फर्न है, मॉस है और ब्रेड मोल्ड है। और पहले जो हमने डिस्कस किया है बडिंग कौन ज़्यादा यूज़ करता है, बडिंग के हमने डिस्कस किया है, यीस्ट यूज़ होती है। ठीक है, तो अब चलो आगे। मेथड इज योर फ्रेगमेंटेशन। अब बात आती है हमारी फ्रेगमेंटेशन की। थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नॉर्मली आपकी एल्गे में होते हैं। ये मैं आपको पहले डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखो, जैसे एल्गी का एक सेल है, ये आपको पता होना चाहिए सेल की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, सेल किसी भी शेप का हो सकता है। तो ये जो आपका सेल है ये सारा एक सेल ही है,
जो विच यू कैन नॉट सी विद अ नेक्ड आई, बहुत छोटा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा है, जो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है। ठीक है, ये एक सेल है। अब ये जो सेल है ये एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होती है सेल की। और ये जो सेल है ये क्या करता है अपने आप को, जब इस सेल को हम स्पायरोगेरा भी बोलते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ ले व्हाट इज स्पायरोगेरा, तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेल का नाम है स्पायरोगेरा। ठीक है, ये जो सेल है ये एक अपने आप को, ये देखो एक बड़ा सेल होगा, जब ये बड़ा हो जाता है सेल तो ये अपने आप को तोड़ता है, तोड़ता है टू पार्ट्स में तोड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से उसकी बॉडी टूटती है दो पार्ट्स में, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। मीन्स अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन, तो यू शुड नो कि जो एक सेल में जो ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इनटू टू और मोर पार्ट्स, ये नहीं कि टू पार्ट्स में ही होगा, ज़्यादा पार्ट्स में भी हो सकता है, दैट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। ये देखो, ये एक सेल जब बड़ा हो गया, इसने अपने आप को टू पार्ट्स में तोड़ा है, टू से ज़्यादा में, इस पिक में आपको टू दिखाए गए हैं, टू से ज़्यादा में भी तोड़ सकते हैं, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इनको अलग अलग को हम फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये फ्रेगमेंट जो अलग अलग है फिर अपने आप ये बड़ा होगा, ग्रो होगा, और ये अपनी एक सेपरेट एक इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। अभी इसकी आपको बहुत अच्छी एग्जांपल अगर बताऊं मैं आपको, तो फ्रेगमेंटेशन एल्गी में ज़्यादा होती है। अब ये देखो, अब पानी के ऊपर अगर आपने देखा होगा, पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, कहीं पानी खड़ा है उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाती है, दैट इज़ एल्गी। आप ये देखो, जो एल्गी है बहुत जल्दी बढ़ती है, बढ़ती बहुत जल्दी। एल्गी एक बेसिकली प्लांट ही है। ठीक है, एल्गी एक प्लांट ही है, पर ये आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो प्लांट नॉर्मली हमारे बड़े होते हैं, हाइट में बढ़ते हैं, पर ये हाइट में नहीं बढ़ता, ये आपका एक्सपैंड होता है। ठीक है ना, तो अगर आप देखो पानी के ऊपर जो एल्गी लगती है, एल्गी पहले थोड़ी सी होती है, फिर वो बड़ी 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 एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या है कि वो जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है वो अपने आप को फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ता है, और वो फ्रेगमेंट्स फिर अपने सेपरेट इंडिविजुअल बन जाते हैं, और फिर आगे वही प्रोसेस होता है। तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, फ्रेगमेंट से टूटने से वो एल्गी बहुत जल्दी एक्सपैंड हो जाती है। ठीक है, सो अगर कोई आपसे पूछे तो फ्रेगमेंटेशन किस में ज़्यादा होते हैं, तो फ्रेगमेंटेशन सबसे ज़्यादा हमारी होती है एल्गे में। ठीक है, तो यही अब आपको लिटरेचर पार्ट से समझाते हुए, इन सर्टन एल्गे द लॉन्ग रिबन लाइक बॉडी ब्रेक्स अप इनटू टू और मोर पार्ट्स कॉल्ड फ्रेगमेंट्स। ये देखो, ये जो टूटी है इसको हम बोलते हैं, इनको अलग अलग वो बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। ब्रेकिंग ऑफ बॉडी इनटू टू और मोर पार्ट्स इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है बेटा, तो ये थी बात हमारी फ्रेगमेंटेशन की। ओके, अभी तक हमने इसमें जो हम 3 पढ़ चुके हैं, इसकी स्टेजेस जो है ये रूट्स, प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, हम उसके 3 मेथड्स कर चुके हैं, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो अभी हम आगे 4th नेक्स्ट हम करने लगे हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सबसे पहले आपको ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, इस डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने लगी हूँ। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये बेसिकली आपका किसी भी, मतलब जो हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो है आपका वेजिटेटिव प्रोडक्शन किसी भी, मतलब इसमें कोई वो किसी भी तरह से हो सकते, किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देखो, ये पोटैटो है, आपने देखा होगा ड्यूरिंग विंटर सीजन्स आपकी मम्मी पापा पेरेंट्स घर में बोलते होंगे कि ये जो अनियन की जो आई निकल आई है ना, ऐसे ज़रूरी नहीं है, सॉरी पोटैटो की आई निकल आई है, ये ज़रूरी नहीं एक ही आई निकले, कहीं अगर पुराना पोटैटो होगा तो आपकी बहुत सारी आइज़ भी आ जाती है, यहाँ 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 बहुत सारी भी आ जाती है। ऐसे जो आपके अनियंस है वो भी ड्यूरिंग विंटर सीजन्स जो हैं ये अपने आप प्लांट्स, उसके जो देखो आप शूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे ये अनियन है ना,
इसके शूट्स निकलने शुरू हो गए। तो इनमें कोई ये स्पेशल कोई ऑर्गन नहीं होता, ये अपने आप ही इस जो सीज़न में अपने आप ही रिप्रोडक्शन इनके शुरू हो जाती है। और इनको अगर आप लगाओगे सॉइल में तो यहाँ से वो नया प्लांट बन जाएगा और वहाँ से आपकी रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, वहाँ पे न्यू प्लांट और बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये देखो, ये रोज़ का फ्लावर है, रोज़ की स्टेम में, जो रोज़ की स्टेम में ये अगर आपकी गिर जाती है कहीं पे, मतलब अगर आप खुद लगाते हो तब भी कहीं पे ये शुरू हो जाता है। जो आपका सीज़न है ना नवंबर दिसंबर, इस सीज़न में विंटर सीज़न के स्टार्टिंग में ये जो है आपका रोज़ अपने आप, इसका जो है रिप्रोडक्शन का टाइम है, ये अपने आप ग्रो होना शुरू हो जाता है, राइट। अब ये इस चीज़ का एक आपने ध्यान रखना है, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये पॉइंट कि वो नेचुरल भी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। नेचुरल जिसमें कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं हो रही, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने आप ही हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि रोज़ का जो फ्लावर जो प्लांट है वो अपने आप लग जाता है। वो अपने आप कैसे लगता है, अगर मान लो किसी भी एक्शन से ड्यू टू विंड और एनीथिंग वो सॉइल में गिर गया कहीं पे, एक उसकी स्टेम टूट के गिर गई कहीं, और वो सॉइल के बीच में उसको सारी जो आपकी वो पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहे हैं, तो वो अपने वहाँ से एक जो आपका प्लांट, न्यू प्लांट बन जाएगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा नेचुरल, जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी कोई नहीं हुई। एक होता आर्टिफिशियल, अगर आप मान लो आप ये जैसे ये स्टेम है, इसकी स्टेम हमने काटी और यहाँ पे ये इसको नीचे, ये स्टेम हमने काटी और यहाँ पे हमने इसको प्लांट सॉइल में बरी कर दिया। सॉइल में बरी करने से तो ये अपने आप जब प्लांट को सारी हेल्दी इन उसको कंडीशंस मिलेंगी प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो अपने आप वो रोज़ का प्लांट लग जाएगा ऐसे, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ये चीज़ ध्यान रखनी है, वो नेचुरल भी हो सकती है और वो आर्टिफिशियल भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लेवल पे, ठीक है। तो चलो अब हम इसको इससे समझते हैं। Vegetative propagation, reproduction from vegetative parts such as roots, stems or leaves without the help of any reproductive organ is called vegetative propagation। इस चीज़ में आपने इतना ध्यान रखना है कि जो ये रिप्रोडक्शन हो रही है वेजिटेटिव पार्ट्स प्लांट्स में जो हो रही है, प्लांट्स अपने आप बन रहे हैं, वो उसके बीच में वो रूट से भी हो सकते हैं, स्टेम से भी हो सकते हैं, लीव से भी हो सकते हैं। ये सब हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि रूट से भी रिप्रोडक्शन हो सकती है, स्टेम से भी हो सकती है और लीव से भी हो सकती है, जिसके बीच में आपको कोई स्पेशल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी नेचुरल एंड इट कैन बी आर्टिफिशियल। जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, जिसके बीच में ह्यूमन एक्टिविटी कोई नहीं होगी, ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं होगी, वो आपकी नेचुरल होगी, और जिसके बीच में ह्यूमन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वो आपकी आर्टिफिशियल होगी, ठीक है बेटा। इतना क्लियर हो गया आपको? तो चलो आगे, अब हम आगे चलते हैं। आपको जैसे ये बताया है कि जो आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो आपकी रूट से, स्टेम से, लीव से, किसी चीज़ से भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अब ये देखो, पहले हम बात करें मॉडिफाइड रूट्स की। अब ये जो मॉडिफाइड रूट्स होती है, एक रूट होती है और एक आपकी मॉडिफाइड रूट्स होती है। आप जब छोटे थे, 6th क्लास में थे, आप लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा हुआ है ना, टैप रूट पड़ी हुई है, फाइब्रस रूट पड़ी हुई है आप लोगों ने सबने, है ना। अब उसमें अगर आप रिकॉल करो उसके बीच में क्या डिफरेंस था। टैप रूट क्या होती है? टैप रूट हमेशा आपकी सिंगल रूट होती है, पढ़ा था, याद आ गया। और जो आपकी फाइब्रस रूट होती है वो कौन सी होती है? जिसमें बहुत सारी रूट्स होती हैं, जिसमें बाल बहुत सारे होते हैं, ब्रांच रूट्स होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं इसकी एग्जांपल्स दे देती हूँ। अब जैसे टैप रूट कौन सी आ जाती है हमारी? कैरेट आ गई, हमारी रेडिश आ गई। ये देखो सिंगल रूट होती है। एक बार आपने कैरेट या आपने रेडिश कुछ निकाल लिया तो वहाँ से न्यू प्लांट नहीं लगेगा,
क्योंकि वो रूट्स हम खाते हैं ये, ठीक है। ये आपकी टैप रूट है। ऐसे आपकी फाइबरस रूट जो आपकी ब्रांच रूट्स होते हैं जिसके बीच में क्या आ जाता है, मेन एग्जांपल आपकी ग्रास आ गई, या आप कोई भी आप ले लो, आपकी मिंट आ गई, कोरिएंडर आ गया, ये सारी की जो रूट्स हैं वो फाइबरस रूट्स होती हैं। अब एक नई चीज़ कौन सी आएगी, कौन सी तरह की रूट आ गई, मॉडिफाइड रूट्स। अब ये आपकी जो मॉडिफाइड रूट्स है उसमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफाई हुआ ही होगा ना, सिंपल रूट्स नहीं है, ठीक है। मॉडिफाइड रूट्स में ये देखो, जब पहले मैं आपको ये डायग्राम से समझाती हूँ। अब ये देखो, ये एक रूट है स्वीट पोटैटो की, ये स्वीट पोटैटो आप लोग खाते हो ना घर में। अब ये देखो, ये हमारी जो स्वीट पोटैटो की रूट्स हम खाते हैं, और ये सारी कितनी बंच में लगी हुई हैं। और ये आप देखो रूट जो है वो मोटी है, स्वीट पोटैटो जो आपका पतला नहीं होता, मोटा होता है। तो ये वो मॉडिफाइड रूट्स कौन सी होती है, ये वो रूट्स होती हैं बेटा जो आपकी स्वॉलन रूट्स होती है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाई दीज मॉडिफाइड रूट्स आर स्वॉलन रूट्स, ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है। ये आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि ये स्वॉलन रूट्स क्यों हैं, क्योंकि दे स्टोर फूड, इसके बीच में इनका खाना होता है, जिसके कारण हमारी ये रूट्स जो है वो मॉडिफाइड रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रूट्स हैं इनको जब हम ज़मीन के नीचे लगा देते हैं तो यहाँ से एक नया प्लांट आ जाता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारा ये रूट्स हैं, और ये जो हमारे को नज़र नहीं आती हैं, ये रूट्स हम खाते हैं, ज़मीन के नीचे लगती हैं, हम नज़र नहीं आती हैं। और ये जो आपकी स्टेम है ये आपको नज़र आएगी ऊपर, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको इससे समझाती हूँ। प्लांट्स सच एज स्वीट पोटैटो एक्सेट्रा हैव स्वोलन रूट्स, इनकी स्वोलन रूट्स होते हैं। ये जैसे स्वीट पोटैटो हो गया आपका, या और भी आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके बीच में फूड स्टोर होता है, स्वोलन रूट्स होती हैं, उनको हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनको हम कहते हैं मॉडिफाइड रूट से प्रोपगेशन होती है, राइट। हर एक की आपको एक एक एग्जाम्पल तो जरूर आनी चाहिए। जैसे इसमें मैंने मॉडिफाइड रूट्स में आपको स्वीट पोटैटो की एग्जाम्पल दी है, आपको नाम याद होना चाहिए कि स्वीट पोटैटो है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया कि वाई दे हैव स्वोलन रूट्स, वो क्यों स्वोलन रूट्स होते हैं, बिकॉज दे स्टोर फूड इन इट, ठीक है। और व्हेन दीज रूट्स आर बरिड इन सॉइल न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन, जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, इनको हम ज़मीन के नीचे लगाते हैं तो ये नया प्लांट अपने आप बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आई थी हमारी वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड रूट्स, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं, हमारी आती है बारी, मैंने आपको बोला था ना, रूट्स हैं, स्टेम्स हैं और लीव्स हैं जिनसे हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। तो अब बारी आती है हमारी मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, इस चीज़ में भी आपकी वही चीज़ आती है जो एक हम स्टेम ऊपर देखते हैं, जो हमारे को सरफेस पे हमारे को नज़र आती हैं, और वहाँ से हमारी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं। आप देखते हो ना नॉर्मल प्लांट्स कैसी होती हैं। और एक होता है हमारी अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, बात वही आ रही है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम में भी यही है कि वो थोड़ी मोटी हो जाती हैं। स्टेम क्यों मोटी होती है अंडरग्राउंड स्टेम्स, क्योंकि दे स्टोर फूड इन इट, जैसे सेम रूट्स वाला केस है, ठीक है। और जो हमारी ऊपर स्टेम्स आती हैं वो इतनी मोटी नहीं होती। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको मैंने डायग्राम बनाया है, लगाया हुआ है, इसके बीच में देखो ये जो है आपका जिंजर है, ठीक है। जिंजर में आपका राइजोम जिसको हम बोलते हैं, इसके प्लांट का नाम राइजोम है और इसके फ्रूट का नाम जिंजर है। ऐसे ही आपका कॉम है ये, देन कम्स ये अनियन है, अनियन में इसका जो आपका प्लांट का नाम है वो बल्ब है, और जो आपका हम फ्रूट खाते हैं उसका नाम अनियन है। सेम ये पोटैटो है, पोटैटो का ये ट्यूबर है जो आपका प्लांट का नाम है, और जो हम इसका फ्रूट खाते हैं उसका नाम ये आपका पोटैटो है, ठीक है। अब ये देखो, ये सारे अंडरग्राउंड लगते हैं, ज़मीन के नीचे लगते हैं, राइट। ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, ये जो आपके नीचे जब आप करते हो, ये देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, जो आप लोग घर में हो सकता है काफ़ी घरों में
किया भी हो पेरेंट्स ने, ये जो पोटैटो है, जब ये पोटैटोज़ की आईज निकलने लग जाती हैं तो ड्यूरिंग विंटर सीजन, तो क्या करते हैं, इनको आप ज़मीन के नीचे अगर आप इसको बरी कर दो और इनको फेवरेबल कंडीशन सारी मिले तो यहाँ पे प्लांट लगता है। जो आपको सरफेस के ऊपर नज़र आएगा वो आपको प्लांट नज़र आएगा, और जो पोटैटो लगेगा वो नीचे अंडर द ग्राउंड लगेगा, ठीक है। और ये फिर उसके बाद में ग्रो हो जाता है, देन यू कैन हैव मेक अ वेजिटेबल ऑफ पोटैटो ऑफ योर चॉइस, ओके। एंड ऐसे ही आपका जो अनियन है वो भी आपके शूट्स जैसे विंटर सीजन में निकलते हैं। जैसे आपको इसकी मैं बताती हूँ, आप लोग वो खाते हो ना स्प्रिंग अनियन। स्प्रिंग अनियन में क्या है कि जो आपका एडिबल पार्ट है हम सारा खाते हैं, उसका बल्ब भी आप खाते हो और उसकी शूट्स भी आप खाते हो, राइट। ऐसे ही आपका ये गार्लिक है, ठीक है ना। जो गार्लिक है जब ये आप विंटर सीजन में लगाते हो तो इसके शूट्स भी हम खाते हैं और इसका हम जो बल्ब है वो भी हम खाते हैं। तो ये जो आपका अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। नॉर्मली प्लांट की एक स्टेम निकलती है और वहाँ से ब्रांचेस बनती हैं। जो ये अंडरग्राउंड में, इसमें देखो बहुत सारी निकल रही है, इसकी भी निकल रही है, देखो इसकी भी निकल रही है, इसकी भी निकलेंगी, इसके पोटैटो की भी इतनी सारी आइस निकल गई हैं। तो यहाँ से सिर्फ एक, जो ऊपर आपको एक प्लांट नज़र आएगा बट नीचे बहुत सारा लगेगा ये, राइट। तो ये प्लांट्स जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको अब हम इससे समझते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड स्टोर करते हैं, इसीलिए अंडरग्राउंड स्टेम्स आर स्वोलन, फैली हुई होती है, मोटी होती हैं, ठीक है। देन मॉडिफाइड स्टेम्स, ये मैंने आप इन सब के नाम लिखे हुए हैं, लाइक ट्यूबर, पोटैटो का मैंने आपको बताया ना, इसके प्लांट का नाम ट्यूबर है। अनियन है, अनियन के प्लांट का नाम बल्ब है। देन आपका जिंजर है, जिंजर के प्लांट का नाम आपका राइजोम है। देन ग्लैडुलस है, एक फ्लावर है जिसके आपका प्लांट का नाम कॉम है। ये सारे अपने आप ये मल्टीप्लाई होते हैं नीचे, ज़मीन के नीचे जब ये लगते हैं। प्लांट तो ऊपर लगता है, जब ये नीचे लगते हैं तो अपने आप ये मल्टीप्लाई होते हैं, बहुत सारे लगते हैं, ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय मॉडिफाइड रूट्स। ये मैं आपको यही दोबारा जो अभी मैंने पहले डिस्कस किया है उसमें ही बताना चाहती हूँ कि ये देखो, ये सरफेस आ गया, यहाँ पे बहुत सारे लगे हैं और ये स्टेम आपको सरफेस के ऊपर नज़र आएगी, और जो उसमें हमारे को सरफेस के ऊपर नहीं नज़र आती। इसलिए मैंने ये स्लाइड दोबारा ली है आपको बताने के लिए कि सरफेस के ऊपर आपकी ये स्टेम आ रही है और नीचे ये सारे आपका फ्रूट लगा है, और वहाँ पे सरफेस के ऊपर स्टेम नहीं नज़र आती, नीचे बहुत सारी होती हैं और वहाँ पे वो फैलते हैं, क्योंकि वो आपका एक मॉडिफाइड रूट है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय अंडरग्राउंड, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स, इसके बीच में वही है, ये देखो अभी जो हमने डिस्कस किया उसके बीच में हमारा क्या था, ऊपर कुछ नहीं था, नीचे था, और ये सारा सरफेस के ऊपर आपका प्लांट नजर आ रहा है मॉडिफाइड रूट्स में, और मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स में ये नीचे ही बहुत सारे आपके प्लांट्स लग गए हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स लग के नीचे ही आपके ज़मीन के नीचे जब आप निकालोगे, अगर आप एक आलू को सर्व करते हो काट के तो सिर्फ आपको एक ही आलू नहीं मिलेगा, पोटैटो एक नहीं मिलेगा, पोटैटो आपको बहुत सारे नीचे मिलेंगे। सेम इज़ द केस विद अनियंस, जिंजर, ऐसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है बेटा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, नाउ कम्स लीव्स। मैंने आपको बताया था 3 तरह से होती हैं। एक हमारी हम रूट्स डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग स्टेम्स डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स। अब ये देखो, पहले मैं आपको डायग्राम से ही समझा रही हूँ। अब ये जैसे एक लीव है, कहीं आपने प्लांट्स देखे होंगे जिनके प्लांट्स के साइड पे, लीव्स के साइड पे अपने आप ही बड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये जो बड्स बनते हैं, ये जब प्लांट से डिटैच होती है लीव, तो जहाँ पे ये गिरती है वो उतने सारे बड्स के उतने सारे नई रूट्स बन जाती हैं और प्लांट्स नया, इतने सारे नए प्लांट्स बन जाएंगे। तो मीन्स इस लीव के ऊपर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस लीव से कितने प्लांट्स बन जाएंगे हमारे? 14 प्लांट्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो इसके बीच में क्या है, ये देखो आपको उस लिटरेचर से समझा रही हूँ। लीव्स ऑफ सर्टन प्लांट्स कंटेन बर्ड्स इन देयर नॉचेस लोकेटेड ऑन द मार्जिन, जैसे ये आपके मार्जिन पे लगे हुए हैं, आपको मैंने समझाया है। these buds develop into a new plant, ये अपने आप जब डिटैच होगा तो ये ऐसा एक नया प्लांट बन जाएगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एक एग्जाम्पल है ब्रायोफलम। ठीक है बेटा, ये जितने मैंने आपको करवाए हैं सबकी आपने एक एक एग्जाम्पल याद रखनी है और ज़रूर लिखनी है। ठीक है, समझ आ गया आपको सारा। नेक्स्ट है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम। एरियल स्टेम में क्या है हमारा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं हमारे जो अपने आप ग्रो होते हैं। अपने आप कैसे ग्रो होते हैं ये आपको डायग्राम से मैं समझाने लगी हूँ। पहले ये देखो डायग्राम है हमारा। तो इस प्लांट में क्या है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ग्रीन डार्क कलर का है ये आपका प्लांट है, और जो ये लाइट ग्रीन कलर का है ये आपकी स्टेम है। ठीक है, कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं जब ये प्लांट लगता है तो ये स्टेम अपने आप नीचे झुक जाती है और सॉइल को टच करती है। सॉइल को टच करती है तो वहाँ से नया प्लांट शुरू हो जाता है। ये देखो स्टेज 1 पे थोड़ा सा आया, स्टेज 2 पे थोड़ा सा बड़ा हुआ, स्टेज 3 पे इसने रूट्स इसकी थोड़ी निकली, फिर इसकी रूट्स ज़्यादा हुई, बड़ी हुई और ये इतना बड़ा हो गया, और स्टेज 4 पे पूरा प्लांट डेवलप हो गया, पूरी रूट्स और ये होगी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ये स्टेजेस मैंने लिखे 1 2 3 एंड 4। 1 2 एंड 3 स्टेज में एक ही प्लांट के ऊपर है। ठीक है, एक ही प्लांट में ये आपको समझाने के लिए बताया गया 1 2 एंड 3 कि ये आपका एक ही प्लांट कैसे ग्रो हो रहा है। और स्टेज 4 पे जब वो पूरा प्लांट बन जाता है तो अपने आप उसको वो पेरेंट प्लांट से डिटैच कर लेता है और वो अपने आप एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। राइट, अब इससे समझते हैं बेटा। इन सर्टन प्लांट्स अ ब्रांच ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ग्रोज एंड बेंड टू टच सॉइल। ये देखो, ये आपकी जो है स्टेम वो ग्रो की और उसके बाद में ये भारी होने के कारण ये नीचे लगने लग जाती है, ज़मीन को सॉइल को टच करेगी, एंड द न्यू प्लांट इज़ डेवलप्ड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे वो सॉइल को टच करेगी वहाँ से आपका न्यू प्लांट ओरिजिनेट होगा, ग्रो करेगा। जब वो पूरा ग्रो हो जाएगा अपने आप को पेरेंट प्लांट से यहाँ पे ऐसे वो डिटैच कर लेगा। और इसकी एग्जांपल क्या है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी। वाइल्ड स्ट्रॉबेरी प्रोपगेट्स बाय दिस मेथड। ठीक है बेटा, ओके है। अभी तक हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन बेटा डिस्कस की है, उसके हमने मेथड्स डिस्कस किए हैं जो हमारे नेचुरल मेथड्स थे। तो अब हमने बात करनी है आर्टिफिशियल मेथड्स की। हमने डिस्कस किया था ना, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आर्टिफिशियल मेथड्स भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो नेचुरल हमने बात की है, अब आर्टिफिशियल मेथड्स की बात करते हैं। बेसिकली 3 मेथड्स हैं। 1 is cutting, 2nd is layering and 3rd is grafting. Okay, there are 3 methods and now we will discuss all these 3 methods in detail with examples. First is cutting. वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बड़ा अच्छा मेथड है कटिंग। ये देखो, जैसे मैं पहले आपको पिक से समझा देती हूँ। ये पिक है हमारे पास, इस पिक में देखो ये हमारे पास एक प्लांट है। इस प्लांट के अगर हम स्टेम काट लेते हैं जिसके बीच में थोड़े से लीव्स और बर्ड्स लगे हुए हैं, ये स्टेम को हम अगर सॉइल में लगा देते हैं और उसको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो उसे थोड़ी टाइम बाद में आप देखोगे जो ये प्लांट आपने लगाया है, स्टेम जो आपने लगाई है, ये ग्रोन अप हो जाएगी और ग्रोन अप होके इसके रूट्स बन जाएंगे और नया एक प्लांट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जो इजीली आपको समझ भी आ जाएगी, वो हम लेते हैं रोज़ फ्लावर की। जैसे जो रोज़ फ्लावर है, अगर आप रोज़ फ्लावर की जो प्लांट की स्टेम एक काट लो और उस स्टेम को अगर आप सॉइल में लगा देते हो, फेवरेबल कंडीशंस उसको जो ग्रो होने के लिए, डेवलप होने के लिए मिल जाती हैं, तो थोड़े टाइम बाद में आप देखोगे कि वो जो रोज़ प्लांट है, वो जो आपने स्टेम लगाई थी वहाँ पे एक नया प्लांट लगी है। ठीक है, और वो प्लांट की प्रॉपर वैसे ही रूट्स होंगी और वो फ्लावर्स देगा, लीव्स होंगी, सब कुछ होगा। तो यही अब लिटरेचर से पढ़ते हैं। A small piece of plant stem having some leaf buds is called cutting.
अगर आपको बेटा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कटिंग, डिफाइन कटिंग, तो आप उसको कैसे बताओगे? उसमें आपने यही लिखना है कि अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट स्टेम हैविंग सम लीफ बड्स इज कॉल्ड कटिंग। ठीक है, देन अभी व्हेन सर अगर आपसे पूछते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कटिंग, तो उसमें बोलते हैं पहले आप लिखोगे कटिंग होती क्या है, जो आपको अभी मैंने मीनिंग बताया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे व्हेन सच कटिंग इज प्लांटेड इन द सॉइल न्यू प्लांट ग्रोज। ठीक है, जब वो आप कटिंग को प्लांट में सॉइल में आप प्लांट कर देते हो, तो उसके बाद में उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, सनलाइट मिलती है, उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और उसको वाटर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप वो प्लांट, वो जो आपने कटिंग लगाई है वो ग्रो कर जाएगी और वहाँ पे प्लांट बन जाएगा। थर्ड पॉइंट इज वो आपसे पूछते हैं कौन सी एग्जाम्पल्स है। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स इन योर सिलेबस, आप इनको ध्यान से याद रखना, इजी टू रिमेंबर है। रोज तो सबको ही पता है, एक कैक्टस प्लांट होता है और एक शुगर केन। ठीक है, देयर आर 3 एग्जाम्पल्स। तो इसमें आपने बेसिकली अगर कटिंग के ऊपर आपको स्मॉल क्वेश्चन आ जाता है 2-3 मार्क्स का, तो आपने ये पॉइंट्स लिखने हैं उसके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमने किया कटिंग। अब आगे बारी आ जाती है हमारी एडवांटेजेस ऑफ कटिंग की, कि कटिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, कटिंग हमें क्यों वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए यूज़ करनी चाहिए। इसमें है कि मेन एडवांटेज है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्लांट। एक प्लांट है, आपने उसके स्टेम काट के आप कितने स्टेम के कितने सारे आप उससे प्लांट्स उगा सकते हो। एक प्लांट की कितनी ब्रांचेस होती हैं, उसके अलग अलग स्टेम्स काटो, तो छोटे छोटे स्टेम्स आप जो है अलग अलग जगह सॉइल में उनको प्लांट कर दो, तो उसमें क्या उतने नंबर ऑफ प्लांट्स आपके ग्रोन अप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कम्स प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन लेसर टाइम एज कम्पेयर टू द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो होने के लिए कम टाइम लगेगा कटिंग से एज कम्पेयर टू प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स। अब आप पूछोगे क्यों, ऐसा क्यों है कि प्लांट्स सीड से जब ग्रो करते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है और जो हम कटिंग से प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको कम टाइम लगता है? वो बेटे इसलिए क्योंकि जब आप सीड से आप सीड्स लगाते हो, सो करते हो, फिर उनको प्रॉपर उनको कंडीशंस मिलती हैं, फिर उनकी जर्मिनेशन होती है, उसके बाद में प्लांट ग्रो होता है, निकलता है, फिर वो स्टेम बनती है और फिर वो प्लांट जो है वो स्टेम से फिर बर्ड्स एंड ऑल सब कुछ आता है, आपका प्रोसेस टाइम लगता है। अब जो वो सीड्स की जर्मिनेशन वाला टाइम है वो आपको कटिंग में ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि स्टेम तक तो पहले ही बना हुआ है, वो स्टेम ने आगे उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी सारी, तो आगे वो प्लांट जो है वो डेवलप होगा, ग्रो होगा। तो इसलिए जो कटिंग से प्लांट्स वो जल्दी लग जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स जो आपके सीड से लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो नया प्लांट आपका जो कटिंग से लगेगा वो बिल्कुल सेम अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा। अगर आपने रेड रोज़ की कटिंग प्लांट से कटिंग ली है और वो आपने सॉइल में लगाई है, तो आपका जो नया प्लांट आपका लगेगा वो वैसा ही रेड रोज़ जैसा होगा जिसकी आपने कटिंग लगाई है, उससे डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपकी एडवांटेजेस हैं कटिंग की। सो अगर आपको स्मॉल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाइक 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क का क्वेश्चन आता है कटिंग के ऊपर, तो आप कटिंग का मीनिंग जो अभी मैंने आपको समझाया, उसके 3 पॉइंट समझाए, वो लिखो, उसके बाद में उसके एडवांटेजेस लिखो, यू विल गेट फुल मार्क्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेथड है हमारा इसका ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का आर्टिफिशियल, वो हमारा नेक्स्ट मेथड आ रहा है लेयरिंग का। तो लेयरिंग पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे ये आपका डायग्राम बना हुआ है, ये आपका प्लांट एक ग्रो हो रहा है, रूट्स हैं उसकी, प्लांट ग्रो हुआ। ये जो प्लांट है आर्टिफिशियल मेथड है, तो आर्टिफिशियल मेथड में क्या है कि हमने उसको बेंड करके प्रेशर से जब वो ग्रो अप हो गया तो उसको नीचे लाके सॉइल की कांटेक्ट में लेके आए, तो वहाँ पे उसको वहाँ पे सॉइल्स के कांटेक्ट में आने के बाद में उसको थोड़ा सा उसको कवर कर दिया सॉइल से, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से न्यू प्लांट जो आपका बनना शुरू हो जाएगा और उसकी रूट्स बन जाएंगी। फिर जब ये न्यू प्लांट शुरू हो गया, फिर बेशक आप यहाँ से कहीं से भी कटिंग भी कर दोगे ना इसकी, तो वो प्लांट रहेगा क्योंकि उसकी रूट्स बन चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे
ये नेक्स्ट मेथड है लेयरिंग का। एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे ये लेयरिंग के मेथड से और जो हमने पहले एक मेथड किया है एरियल स्टेम का, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम, उसमें भी कुछ ऐसा ही आपको याद हो, ऐसा ही था, पर उसमें एक मेथड था कि वो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड कैसे है कि उसके बीच में जो स्टेम है वो अपने आप सॉइल के कांटेक्ट में आती है, हम उसको कोई प्रेशर नहीं करते, उसको कोई बेंड नहीं करते, नीचे सॉइल के कांटेक्ट में लेके नहीं आते, ह्यूमन एक्टिविटी कोई भी नहीं है। और इसमें जो है लेयरिंग में जो है जो हम इसको बेंड करते हैं और इसको सॉइल के कांटेक्ट में लाते हैं, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, न्यू प्लांट ग्रो हो रहा है। तो एरियल स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय एरियल स्टेम और ये लेयरिंग जो है ये दोनों डिफरेंट है, इनको में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसकी आपकी एग्जांपल्स आ जाती हैं जैस्मिन, ग्रेप्स, बुगनविलिया, ये हम ऐसे ही ग्रो करते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो लेयरिंग की इसमें अगर आपको लेयरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम यही लिखेंगे, इन दिस मेथड अ लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट टू ग्राउंड, तो खुद बेंड किया ना, बेंड टू ग्राउंड एंड कवर्ड विद द मॉइस्ट सॉइल, गीली सॉइल से कवर कर दोगे तो वो सॉइल के कॉन्टेक्ट में आ गई। रूट्स स्प्राउट आउट फ्रॉम द ब्रांच एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांटलेट्स, ये देखो ये हम सॉइल के कांटेक्ट में लेके आए तो रूट्स अपने आप निकल आई इसकी, और ये प्लांटलेट्स नया प्लांट इसमें लगने लगे, जो बाद में क्या प्लांटलेट्स छोटे छोटे निकलने लगे, उसके बाद में वो ग्रो कर जाता है प्लांट में। इसके एग्जांपल्स हैं जैस्मिन, ग्रेप्स एंड बुगनविलिया। तो ये आपने एग्जांपल्स भी इनकी याद रखनी है। एक चीज़ बस इसको ध्यान रखना, ये जो है हमने बेंड किया है आर्टिफिशियली, लेयरिंग में न्यू प्लांट बन रहा है, और जो एरियल स्टेम में है उसमें नेचुरल मेथड से आप हम कुछ बेंड नहीं करें, वो अपने आप ही जो है जो आपकी स्टेम है वो सॉइल के कांटेक्ट में आती है और न्यू प्लांट वहाँ से ग्रो होता है, ठीक है बेटा। ये हमारी ग्राफ्टिंग की थर्ड मेथड जो है ये ग्राफ्टिंग है, ये आजकल बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके बीच में क्या है, पहले आप हम लोग इससे पिक से समझ लेते हैं। ये जैसे एक प्लांट है, ठीक है, अब ये देखो इस स्टेम का कलर अलग है और इस स्टेम का कलर अलग है, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, जैसे रोज़ ले लो आप, ठीक है, रोज़ लगा हुआ आपका प्लांट में, ठीक है। मान लो हमने रेड और वाइट दो कलर के हमने इसमें अलग अलग उसके कलर्स के हमने ले लिया। ये जो आपकी बेस जो सॉइल में लगी हुई है वो रेड कलर की स्टेम है, और ये जो हमने स्टेम काटी है ये वाइट कलर के रोज़ की स्टेम है। इन दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद में इसको अच्छे से टाइटली इसको हमने कॉटन के कपड़े से बांध दिया और वैक्स लगा के अच्छे से इसको टाइट कर दिया ताकि एयर कांटेक्ट ना हो इसका, ठीक है। इस मेथड में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि जब हम नीचे वाली जो सॉइल में लगी हुई है स्टेम, वो उस शेप में ऐसे एक टेढ़ी काटी तो ऊपर वाली हमने ऐसे ही टेढ़ी काटनी है कि बीच में कोई गैप ना रहे, थिकनेस भी उतनी हो, सो डैट आपकी सॉइल आपका मॉइस्चर बिल्कुल भी उसमें हवा मॉइस्चर कुछ उसमें कांटेक्ट में ना आए, ताकि वो जो थोड़ी देर बाद में जब हम उसको टाइटली रैप कर देंगे तो उसके बाद में ये आपकी जो है न्यू स्टेम बन जाएगी, सिंगल स्टेम बनेगी, ये पता भी नहीं चलेगा कि दो दो स्टेम्स आपने जोड़ी हैं। जब आप इसको खोल लोगे उसके बाद में आपका न्यू प्लांट बन जाएगा, उससे जो आपका फ्लावर्स निकलेंगे वो रेड एंड वाइट का मिक्सचर निकलेगा। हो सकता है कुछ पेटल्स वाइट कलर की हों, कुछ पेटल्स रेड कलर की हों, ठीक है, तो क्योंकि वो दोनों का मिक्सचर है। ऐसे ही हमारे अब जो है ये प्लांट्स हमारे जो आपके हाइब्रिड प्लांट्स आजकल आ रहे हैं वो ऐसे ही बनते हैं, जिसमें हमारी बहुत सारी वैरायटी प्लांट्स की फ्लावर्स की आ जाती है, फ्रूट्स की आ जाती है, ठीक है। सो अ कटिंग ऑफ डिजायर्ड प्लांट इज इंसर्टेड इनटू अ कट इन द स्टेम ऑफ अ रूटेड प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज का करेंगे। जैसे मैंने आपको रेड एंड वाइट रोज़ की एग्जांपल दी है, रेड रोज़ हमने अगर बेस रखा है तो हो सकता है हमने वाइट ऊपर रखा है, हो सकता है हमने वाइट नीचे बेस रखा हो तो हमने रेड ऊपर रखा हो, या हमें जौन सा भी हमें वैरायटी चाहिए, जो हमें चीज़ चाहिए, हम उनकी दो कटिंग सेम स्पीशीज़ की हम लगा देते हैं। दिस टेक्निक्स हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स। इसमें बहुत सारे हमारे प्लांट्स एंड फ्रूट्स जो हमें वैरायटी चाहिए वो हम इससे
ले सकते हैं। ठीक है, दीज आर यूज टू ग्रो मोस्ट ऑफ फ्रूट प्लांट्स। ये ज़्यादा आपके फ्रूट प्लांट्स में आपकी यूज़ होती है। ये आजकल हम देखते हैं ना, हाइब्रिड प्लांट आ गया, ये फ्रूट का आ गया, ये फ्लावर्स का है, ये जिनके बीच में बहुत टाइम कम लगता है और इनमें फ्रूट बहुत ज़्यादा आता है और बहुत जल्दी आता है। ठीक है, सो करेंगे एडवांटेजेस। नाउ कम्स एडवांटेजेस ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो हम कर रहे हैं, इनकी क्या एडवांटेजेस है? Desired varieties of plants, flowers and fruits can be obtained by this method, as I have already discussed with you कि हमें जो वैरायटी चाहिए प्लांट्स की, फ्लावर्स की या फ्रूट्स की, हम उनसे ले सकते हैं। तभी कहते हैं ये हाइब्रिड प्लांट्स हैं। इनमें ये जस्ट जो हाइब्रिड प्लांट्स हैं वो सारे ग्राफ्टिंग से ही होते हैं। ठीक है, द प्लांट्स विच कैन नॉट बी ग्रोन ईजिली फ्रॉम सीड्स और फ्रॉम कटिंग्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। भाई कुछ प्लांट्स होते हैं जो सीड से इजीली नहीं लग पाते या वो कटिंग से इजीली नहीं लग पाते, तो वो जो प्लांट्स है वो आपके ग्राफ्टिंग से बहुत इजीली आपके ग्रो हो सकते हैं। देन न्यू वैरायटीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट्स कैन बी डेवलप्ड बाय ग्राफ्टिंग। जो आपके आजकल आप देखोगे ना, कितनी वैरायटीज़ के आपके जो प्लांट्स आपको मिल रहे हैं, फ्लावर्स आपको मिल रहे हैं, आपको फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, वो इतनी वैरायटीज़ कहाँ से आ रही हैं? ये ग्राफ्टिंग उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके कारण आपके इतनी वैरायटी आपको फ्रूट्स की, प्लांट्स की, फ्लावर्स की दिखती है। ठीक है बेटा, अब हमने एडवांटेजेस हमने किए ग्राफ्टिंग की। अब ये ओवरऑल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो हमने डिस्कस किया है उसकी एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों की आएंगी। ठीक है, द फर्स्ट इज द न्यू प्लांट। जो न्यू प्लांट्स आएंगे उनको हम डॉटर प्लांट्स भी बोलते हैं। जो न्यू प्लांट्स आए हैं ऑब्टेन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन अंडर द सेम कंडीशंस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट प्लांट। ये मैंने आपको पहले ही बताया, सेम पेरेंट प्लांट जैसे ही होंगे वो, क्योंकि उनकी ही हमने आगे जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया, प्लांट ग्रो हुआ उनसे हुआ, बेशक वो किसी भी मेथड से हुआ, कटिंग से हुआ, लेयरिंग से हुआ, या हमने नीचे वो मॉडिफाइड स्टेम से, मॉडिफाइड रूट से हमने ग्रो किया है प्लांट, जैसे मर्जी किया, तो वो सेम आपकी कंडीशंस होंगी। जैसा आपका पेरेंट प्लांट होगा वैसा ही आपका न्यू प्लांट होगा। फ्रूट बियरिंग और फ्लावर प्लांट्स grown by this method start growing fruits and flowers in lesser time than those grown from seeds। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे आपके नए प्लांट्स लगते हैं वो जल्दी लगते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम सीड्स, क्योंकि सीड से ग्रो करेंगे तो जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा, उसको थोड़ा टाइम लगता है प्लांट को नहीं हुए। बट ये ऑलरेडी ग्रोन अप प्लांट से जब हम कुछ करते हैं, ग्रो करते हैं, या फ्रूट से हम लगाते हैं, जैसे हमने ये आपने पहले हमने डिस्कस किया था, हमने स्वीट पोटैटो लगाया या हमने पोटैटो लगाया, ये सारे बड़े इजीली और कम टाइम में ये फ्रूट्स या आपके फ्लावर्स देने लग जाते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। कई प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई आपके सीड्स लगते नहीं हैं, कई ट्रीज हैं सिर्फ वो लीव्स ही देती हैं, तो वो ट्रीज़ में जो हमने लीव्स से हमने किया था वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स के, लीव्स के आसपास ही आपके बर्ड्स लगने लग जाते हैं, तो वो प्लांट्स जो हैं आपके उससे इजीली वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रो कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज़ मोर इकोनॉमिकल एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग तो है ही है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ। इकोनॉमिकल भी कम है, इकोनॉमिकल ज़्यादा है। इकोनॉमिकल कैसे ज़्यादा है कि इसमें खर्चा कम हो रहा है, क्योंकि हमारे को सीड्स को पहले हम परचेज़ करेंगे, फिर उनको फेवरेबल कंडीशंस देंगे, जर्मिनेशन होंगी, फिर वो प्लांट में ग्रो होगा, तो वो हमारा जो सारा टाइम और जो टाइम एफर्ट और जो हमारी मनी उसके ऊपर लगी है वो सारी हमारी सेव हो जाती है। ठीक है बेटा, एडवांटेजेस वेजिटेटिव प्रोपगेशन की कर लिए। अब बारी आती है डिसएडवांटेजेस। किसी भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर उसका फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। इन द सेम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की हमने मेरिट्स डिस्कस कर लिए हैं, या यू कैन से एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए हैं, तो अब उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
फर्स्ट इज इट डज नॉट लीड टू वेरिएशन इन प्लांट पॉपुलेशन। प्लांट पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगी, सेम जैसा ही प्लांट आएगा, एक्सेप्ट जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह इसमें एक्सेप्शंस हैं, बट नॉर्मली सेम टाइप के प्लांट्स ही न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। जो नया प्लांट आएगा पेरेंट प्लांट जैसा ही होगा, सिर्फ आपका जो ग्राफ्टिंग वगैरह से होगा थोड़ा से उनकी दो प्लांट्स को स्टेम्स हमने जोड़ी हैं, उन दोनों के ही जो आपके वेरिएशन नहीं होगी, इन दोनों को मिला के ही होगा, थोड़ा सा ही वेरिएशन आता है, ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। जो इसमें ग्राफ्टिंग एक एक्सेप्शन केस है इसमें। देन कम्स प्लांट्स आर मोर प्रोन टू डिजीजेस दैट आर स्पेसिफिक टू द स्पीशीज। ये जो न्यू प्लांट्स आएंगे उनमें भी वो बीमारियां होंगी जो पेरेंट प्लांट में होंगी, ठीक है। अभी तक बच्चे हमने इसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन और मतलब प्लांट्स में हमने रिप्रोडक्शन के मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में डिस्कस कर लिए। नाउ वी विल डिस्कस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही मोड है हमारा रिप्रोडक्शन का, दैट इज थ्रू सीड्स, ठीक है। तो आपके सिलेबस वही है और वो हम अभी इसको आगे मतलब अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे जैसे चैप्टर, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ कम्स फ्लावर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फ्लावर का जो एक प्लांट है, कोई भी प्लांट होता है जिसमें फ्लावर्स लगते हैं, उन प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन सा है, वो फ्लावर है। फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है प्लांट्स में जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब ये जो मैं आपको समझा रही हूँ इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली समझना, कई बार इसके ऊपर डिफरेंस आ जाता है, तो वो ये जो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है, यही चीज़ आपने उसमें पॉइंट्स में लिखनी है, राइट। अब फ्लावर है, फ्लावर की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल, ओके। कौन से दो मेथड्स है, यूनिसेक्सुअल है और बायसेक्सुअल है। कई वन में डिफरेंस आता है तो उसको केयरफुली देख लेना। यूनिसेक्सुअल कौन सा है, जिसमें हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल और फीमेल, जिसमें ऐसा प्लांट होगा जिसमें रिप्रोडक्शन होती है पर वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही टाइप का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा। इसके एग्जाम्पल्स अगर कोई आपसे पूछे तो आ जाएगी कॉर्न, पपाया, क्यूकम्बर, इन सब की एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दैट इज, इसलिए इनको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा आता है बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल मीन्स टू, बाय मीन्स टू, तो जिसमें बायसेक्सुअल में फ्लावरिंग प्लांट्स में दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल्स क्या है, रोज, लिली, मस्टर्ड। तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया इसका डिफरेंस का, तो आपने यही पॉइंट्स लिखने हैं, यही चीज़ें लिखनी है, बट मैंने आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, आप लोगों ने इनको पॉइंट्स में लिखने हैं, राइट। यूनिसेक्सुअल में एक जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या मेल या फीमेल, और बायसेक्सुअल में दोनों होंगे, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा एक ही प्लांट के अंदर। और इनकी एग्जाम्पल्स आपकी जो यूनिसेक्सुअल की है वो कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर है, बायसेक्सुअल की रोज, लिली एंड मस्टर्ड है, ठीक है बेटा। तो ये आपका इसकी बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है। चलो अब जैसे ये फ्लावर पार्ट्स हैं, ये आप लोगों को रिकॉल कर लो, आप लोगों ने 6th क्लास में किया हुआ है फ्लावर पार्ट्स, जिसमें आपने ये सेपल है, देन ये पेटल है, ये आप लोगों को तो पहले ही पता है, जो फ्लावर आया होता है उसके ऊपर जो पेटल्स लगी होती है वो छोटे होते से आपको बताया जाता है कि ये पेटल है, एंड जो ग्रीन पोर्शन है उसको हम सेपल बोलते हैं। अब फ्लावर के अंदर की बात करो, एक आता है स्टेमन, स्टेमन के बीच में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जिसको आप पोलन ग्रेन्स बोलते हो ना, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, तो ये एंथर और फिलामेंट होता है, ये इसको हम ये दोनों स्टेमन के पार्ट है। स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर कोई आपसे पूछे वो कौन सा है, दैट इज स्टेमन, ठीक है। अब राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड पे देखो ओवरी है, नीचे जो वो मोटा सा ये ओवरी है, देन स्टाइल है, एक ट्यूब से एक स्टिग्मा टॉप पे है, ये सारे जो है तीनों पिस्टल की पार्ट है। पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है,
राइट। अगर आपसे पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है और उसके क्या क्या उसके अंदर है, तो आपने बताना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है स्टेमन, और उसमें दो ऑर्गन्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें आपने बताना है उसका नाम है पिस्टल, और उसके अंदर जो पार्ट्स हैं डैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको नाम बताए हैं, बट अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको आगे इसी में आगे मैं समझाने लगी हूँ सबका आगे क्या क्या पर्पस काम होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो आपने ये सारा लिखना है। अब पहले आए हम स्टेमन की बात करें, जो लेफ्ट साइड पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात की थी। स्टेमन जो फ्लावर में है स्टेमन, उसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं। स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोशियम, सो मीन्स अगर आपको आ जाए अनदर नेम ऑफ स्टेमन दैट इज योर एंड्रोशियम, ठीक है। अगर आपको एंड्रोशियम के नाम से क्वेश्चन आता है या स्टेमन के नाम से क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए फ्लावर का ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो नेक्स्ट मैंने ये लिखा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर, ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर दो पार्ट्स है, फिलामेंट और एंथर है, ठीक है। एंथर क्या करता है, एंथर कैरीज पोलन ग्रेन्स, या जो प्रोड्यूस करता है मेल गमीट्स। तो मीन्स कौन मेल गमीट्स प्रोड्यूस करता है, एंथर के बीच में जो पोलन ग्रेन्स है वो प्रोड्यूस करते हैं मेल गमीट्स, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा स्टेमन, जिसको हमने एंड्रोशियम भी बोलते हैं, और उसके बाद में बारे में ओवरव्यू मैंने आपको दिया। पिस्टल, अब पिस्टल हमारा जो है वो राइट साइड पे आ जाता है, डैट इज ऑल, जैसे उसका नाम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन का नाम जो था वो एंड्रोशियम है, ऐसे ही पिस्टल का अनदर नेम क्या है, गैनोशियम, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, एंड्रोशियम एंड गैनोशियम। गाइनोशियम जो है पिस्टल का नाम है, स्टेमन का नाम एंड्रोशियम है। जो डिफरेंस भी आपका इसमें साथ के साथ ही हो रहा है, एंड जो आपका ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो स्टेमन है, और जो पिस्टल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, राइट। दो पॉइंट्स हो गए। देन कम्स पार्ट्स, उसके आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या स्टेमन हम कहते हैं, उसके दो मेन पार्ट्स हैं, वो जो हमारे थे, हमारे दो पार्ट्स है एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। और जो हमारा ये पिस्टल है, पिस्टल के हमारे तीन पार्ट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, राइट। अब ये इसकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपके लेवल पे नहीं है, बट आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। अब नाउ स्टाइल, स्टिग्मा क्या है, पहले स्टिग्मा के हेड ऑफ पिस्टल जो जिसको हम बोलते हैं वो डैट इज़ अ स्टिग्मा। स्टिग्मा एक और उसके बाद में आती है हमारी नेक्स्ट पार्ट, head of pistil is known as stigma, and then comes style। स्टाइल एक लॉन्ग थिक ट्यूब है दैट जॉइंट स्टिग्मा टू ओवरी। मैंने आपको पहले बताया पिस्टल के थ्री पार्ट्स है ना, एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सबसे टॉप पे स्टिग्मा होती है, स्टाइल का एक ट्यूब है, लंबी सी थिक ट्यूब है जो स्टाइल और जो स्टिग्मा और ओवरी को ज्वाइन करती है। देन कम्स ओवरी, सबसे नीचे जो हमारा मोटा सा पार्ट था दैट इज ओवरी। ओवरी एक स्मॉल स्वॉलन रीजन एट द एंड ऑफ पिस्टल, सबसे नीचे पिस्टल के थोड़ा स्मॉल छोटा होता है, एंड स्वॉलन रीजन जिसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी कंटेन स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स। जो आपकी ओवरी है उसके बीच में छोटे छोटे बीड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे फीमेल गमेट्स, राइट। तो अभी हमने बात कर ली है कि हमारे जो मेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारे फीमेल गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है बच्चे। अब ये हमारे गमेट्स भी प्रोड्यूस हो गए हैं, अब बारी आती है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन मीन्स कि कैसे ट्रांसफर होंगे पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक। जो एंथर है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो स्टिग्मा है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो कैसे एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, वो बेसिकली आपके एक डिस्पर्सल एजेंट्स के थ्रू होते हैं। पॉलिनेशन जो है वो दो मेथड्स हैं, एक आपका सेल्फ पॉलिनेशन है और एक आपका क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है। अब ये जो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है, इट टेक्स प्लेस विद इन द सेम प्लांट और इट कैन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर।
जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो एक ही प्लांट के बीच में हो सकता है, क्योंकि एक प्लांट के आपके दोनों, एक प्लांट हो सकता है जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, मेल और फीमेल, तो एक ही प्लांट में भी हो सकता है और एक ही फ्लावर में भी हो सकता है। और जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है वो ऐसे होती है कि वो दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में, या दो डिफरेंट जो जो फ्लावर्स हैं डिफरेंट, वो दोनों अलग अलग प्लांट्स के ऊपर, एक प्लांट आपका इधर है, एक प्लांट आपका लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, और वो प्लांट्स के ऊपर दूर दूर जो है उनके ऊपर आपकी क्रॉस पॉलिनेशन होती है। ठीक है बच्चे, अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ पॉलिनेशन, अपने पॉलिनेशन की तो बात कर लिए कि एंथर से स्टिग्मा तक जो है आपके पोलन ग्रेन्स जाएंगे, पर वो कैसे जाएंगे? देर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ पॉलिनेशन। पहला मेथड है इंसेक्ट पॉलिनेशन। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है? आप लोग छोटे होते से पढ़ते आए हो कि जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स है, फ्लावर्स के ऊपर नेक्टर प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स होते हैं, और वो जो है इंसेक्ट्स आते हैं उनके ऊपर बैठते हैं और उनका नेक्टर सक करते हैं। पढ़ा है ना आप लोगों ने? अब वो जो इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर्स के ऊपर से नेक्टर, जो इंसेक्ट है वो फ्लावर्स के बीच में से नेक्टर जो है सक करते हैं। वो ऑर्चिड्स में, स्वीट पीज से या बटरकप में वहाँ पे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक प्लांट है, वहाँ से मान लो उन्होंने नेक्टर वहाँ से उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था वहाँ पे, राइट, एंड उन्होंने वहाँ के पोलन ग्रेन्स लिए, वहाँ से नेक्टर सक किया, उनके पोलन ग्रेन्स उसके साथ वो स्टिक हो गए इंसेक्ट के ऊपर, वो और वो उड़ के गया, वो दूसरे प्लांट के पास गया या फ्लावर के ऊपर गया जिसके बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, और वहाँ जाके उसके ऊपर वो बैठा, वो नेक्टर जब सक करने लगा वहाँ का, तो उसके जो पोलन ग्रेन्स वहाँ से लिए थे पहले प्लांट से, वहाँ से फ्लावर से, वहाँ से वो दूसरे फ्लावर के ऊपर वो छोड़ दिए उसने। अब क्या, स्टिक जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से वो स्टिग्मा तक चले जाएंगे, एंथर से स्टिग्मा तक चले जाएंगे, और आगे आपका वो दोनों जब क्रॉस पॉलिनेशन होने के कारण वो क्या होगा, वहाँ से आपकी रिप्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। देन कम्स विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या है? एक तो इंसेक्ट पॉलिनेशन हमने कर ली, सेकंड कम्स विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन क्या है? वो वहाँ पे होते हैं जो प्लांट्स के बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स हैं, जैसे आपके मेज़ है, वीट है या राइस है, वो जो आपके प्लांट्स हैं इनके जो फ्लावर्स है बहुत छोटे होते हैं, और इतने छोटे फ्लावर्स होते हैं ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसके कारण इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं हो पाती। इस केसेस में विंड पॉलिनेशन होते हैं, इनके फ्लावर्स जब गिरते हैं, दूर दूर तक गिरते हैं, तो वो उससे आपकी पॉलिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट कम्स योर वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन में क्या है कि कुछ आपके एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जैसे आपके एक्वाटिक प्लांट्स मीन्स जो आपके पानी में होते हैं, जैसे आपका सी ग्रास है या हाइड्रिला है, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये आपके वाटर में जब इनका पोलन ग्रेन्स वाटर के पानी के बहाव के साथ वो बह जाते हैं, और आगे इनको कोई प्लांट मिलता है जिसमें आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे जाके स्टिक कर जाते हैं, तो इनकी क्रॉस पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, योर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन, अब देखो पॉलिनेशन से जो आपके पोलन ग्रेन्स वो ट्रेवल तो हो गए, वो एंथर से स्टिग्मा तक वो पहुंच गए। ठीक है, हमने अभी किया है ना, पोलन ग्रेन्स आपके एंथर से स्टिग्मा तक, वो जो पॉलिनेशन के 3 मेथड्स हैं, इंसेक्ट पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, इनके थ्रू वो हो गया, वो चले गए हैं। तो अब जब वो स्टिग्मा तक चले गए हैं तो पोलन ग्रेन्स ने स्टिग्मा में जाके उन्होंने क्या करना है, एक पोलन ट्यूब बनाते हैं। पोलन ट्यूब वो क्या बनाते हैं, वो जो स्टिग्मा से ओवरी तक है आपका, वहाँ तक एक बीच की सिग्मा से ओवरी तक आपकी स्टाइल कनेक्ट करती है, एक ट्यूब, मोटी सी थिक ट्यूब होती है, और वो थिक ट्यूब जो थिक ट्यूब है वहाँ पे पोलन ट्यूब ग्रो हो जाती है स्टिग्मा के थ्रू, जिसके बीच में, जिसके हेल्प से जो आपके पोलन ग्रेन्स है उस पोलन ट्यूब की हेल्प से ओव्यूल तक वो पहुंच जाते हैं। जो एक आपका मेल गेमेट है वहाँ से पोलन ट्यूब से वो
ओव्यूल में एग तक पहुंचता है और मेल गेमेट वहाँ पे एग के साथ फ्यूजन होती है और वहाँ से वो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में जो ये जो फ्यूजन हो रही है मेल और फीमेल गमेट्स की, इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आपकी क्लास में, आपके लेवल में इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आपको फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन आ गया सिंपल, तो आपने इतने प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर प्रोसेस पूछा उन्होंने, मार्क्स ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। ठीक है बेटा, अभी तक बच्चे हमने फर्टिलाइजेशन तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनेशन की फर्टिलाइजेशन कर ली, अब हमारी फर्टिलाइजेशन हो गई है, जाइगोट हमारा बन चुका है और जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो चुका है। अब आगे हमने देखना है कि कैसे फ्रूट और सीड फॉर्मेशन होती है। ये बेसिकली हम फ्रूट खाते हैं और सीड से ही सब कुछ बनता है। तो ये फ्लावर में जब ये जाइगोट और एम्ब्रियो हमारा बन चुका है, उसके बाद में क्या होता है, आपने देखा फ्लावर का जब मैंने आपको करवाया था उसमें पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड सिग्मा, एक ओवरी था, मीन स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टाइल ओवरी एंड स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइल और स्टिग्मा ये सारे गिर जाते हैं। ओवरी है जो स्वोलन एरिया जो नीचे था, जो आपका सेपल ने होल्ड किया हुआ है, वो वाला एरिया आपका बच जाता है और बाकी सारा आपका गिर जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। ठीक है, तो जो ड्राइड सेपल है, जो ग्रीन कलर का नीचे आपका एरिया होता है ड्राइड सेपल जो है आपकी, जो जिसको आपने मतलब आपकी उसके प्लांट के साथ अटैच्ड होती है, तो जो ड्राइड सेपल होता है उसने आपका ओव्यूल जो स्वोलन एरिया है फ्लावर का, उसको उसने होल्ड किया होता है और उस ओव्यूल जो है ओवरी के बीच में एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ठीक है, और ये जो आपका ओव्यूल है, ओव्यूल के बीच में आपकी एम्ब्रियो है, जिसके बीच में, जिसको हम कहते हैं सीड। एक पूरा उसमें फर्टिलाइज और डेवलप्ड ओव्यूल के बीच में एक एम्ब्रियो होती है, जिसको हम कहते हैं हम सीड। एक बात मैं आपको बताती हूँ, इसके बीच में बेटा जो ओवरी का पोर्शन है, हम जो फ्रूट खाते हैं वो बेसिकली ओवरी होती है फ्लावर की, जिसको हम खाते हैं। ओवरी से फ्रूट बनता है हमारा। ठीक है, और वो जो आपका जो आपकी एम्ब्रियो ओव्यूल के बीच में जो फर्टिलाइज्ड और डेवलप्ड ओव्यूल है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं। इसको हम, उसके बीच में एम्ब्रियो होता है जिसको हम सीड कहते हैं। ये सीड आपके फर्दर जो है हमारा आगे प्लांट्स को लगाने के लिए यूज होता है, राइट। और जो ओवरी है, जो स्वोलन एरिया है, उसके बीच में हमारा वो फ्रूट बन जाता है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फ्रूट है वो किसी भी तरह का हो सकता है। इट कैन बी पॉपी, इट कैन बी फ्लैशी और इट कैन बी हार्ड एंड ड्राई। अब है, आप बोल गए मैम पॉपी क्या होता है। पॉपी इज़ बेसिकली, जैसे आप देखते हो ना पीस को हम, मटर के दाने जो होते हैं, मटर को हम छीलते हैं, उसको पहले पॉप आउट करते हैं, फिर उसके बीच में से हमारे पीस निकलते हैं। वो पॉपी भी हो सकता है फ्रूट, फ्लैशी भी हो सकता है। ऑलमोस्ट हमारे फ्रूट्स ये जो आपके सामने पिक लगी है, तकरीबन ये सारे फ्रूट्स हमारे जो है फ्लैशी होते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं अंदर से। ठीक है, एंड इट कैन बी हार्ड एंड ड्राई। हार्ड एंड ड्राई आपके कौन से फ्रूट्स होते हैं, हार्ड एंड ड्राई आपके ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो फ्रूट जो है, जो ओवरी जो है वो फ्रूट बनाती है, और फ्रूट किसी तरह का भी हो सकता है। इट कैन बी पॉपी, इट कैन बी फ्लैशी, इट कैन बी हार्ड एंड ड्राई। तो अगर आपको एग्जाम्पल्स पूछे तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कोट कर दिए। पॉपी की पीस टाइप, फ्लैशी आप कोई भी फ्रूट लिख सकते हो, एप्पल, ऑरेंज, कोई भी। हार्ड एंड ड्राई आपके सारे नट्स हैं, आप इसे वॉलनट्स हो गए, दीज आर ऑल योर फिग्स हो गए, ये सारे आपके हार्ड एंड ड्राई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, अगर आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो फ्रूट्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। या सीड क्या होता है, किस एम्ब्रियो में क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आगे देखो, आगे आता है हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स।
ये तो हमारा हो गया फ्रूट्स और सीड फॉर्मेशन हमने कर लिया। अब आती है हमारी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब कोई भी हमारा प्लांट है उसके बहुत सारे सीड्स होते हैं, ये तो है नहीं एक प्लांट के एक ही सीड होगा, एक प्लांट के बहुत सारे सीड्स वो बनाता है। अब वो जो सीड्स हैं उन सब सीड्स ने जर्मिनेट होते हैं। इट्स बेटर अगर वो अपने दूर दूर लगे, अगर जहाँ पे आपका मेन प्लांट है, जो प्लांट आपको सीड्स दे रहा है जिसको हम बोलते हैं मदर प्लांट, अगर उसके साथ में ही आपके सीड्स वहीं पे लग जाएंगे और वहीं पे न्यू प्लांट्स लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में क्या होता है कि वो सारे प्लांट्स वो दूर दूर आपके होने चाहिए ताकि दूर दूर लगे, तो सारे वो जो सीड्स अगर स्प्रेड होंगे फार एंड वाइड, उस केस में आपके जो प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे ग्रो होंगे। So for proper growth it is necessary that the new plants develop away from the mother plant। यही बात बोली ना, मदर प्लांट के साथ ही बिल्कुल लगेंगे तो नरिशमेंट उनको, प्रॉपर ग्रोथ उनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए इट इज़ बेटर कि वो थोड़े दूर दूर उनको सो किया जाए। जो ये सीड्स है इसलिए सीड्स को these seeds should be spread far and wide। The process of spreading seeds to different places away from the mother plant is called dispersal of seeds। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, तो आपने क्या लिखना है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मदर प्लांट मैंने आपको पहले ही बता दिया, मदर प्लांट वो प्लांट है जो जिस प्लांट के सीड्स हैं वो उस प्लांट के साथ में अगर प्लांट्स लगेंगे तो वो प्रॉपर उनकी ग्रोथ नरिशमेंट नहीं हो पाएगी। हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं क्यों हमें दूर जो है प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्स करना चाहिए, फार एंड वाइड क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो क्यों ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि वाई सीड्स शुड बी डिस्पर्स्ड फार एंड वाइड और व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड्स डिस्पर्सल, ये एक ही बात है। उसमें क्या है कि क्यों करते हैं, इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मीन्स अगर देखो मदर प्लांट के साथ में ही बाकी सीड्स आपके सारे लग जाएंगे, प्लांट्स न्यू उग जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, तो एक कोई मतलब एक प्लांट के आसपास 10-12 प्लांट्स लग गए साथ साथ में कंजेशन में, तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। ओवर क्राउडिंग में तो क्या होगा, ओवर क्राउडिंग होने के कारण आपके प्लांट्स प्रॉपर ग्रो भी नहीं हो पाएंगे, उनको नरिशमेंट भी नहीं मिल पाएगा। वो सारे प्लांट्स में कंपटीशन होगा सनलाइट का, वाटर का, मिनरल्स का, तो उसके कारण क्या होगा, अगर मान लेट इट बी, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अगर मान लो 10 प्लांट्स एक ही जगह पे लगे, मदर प्लांट के आसपास ही 10 प्लांट्स लगे हैं, तो उस केस में क्या होगा, ना तो मदर प्लांट को प्रॉपर नरिशमेंट मिलेगा और ना जो आपके 10 न्यू प्लांट्स हैं उनको नरिशमेंट मिलेगा। उसके कारण क्या होगा, मदर प्लांट तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगी, पर जो न्यू प्लांट्स लगाए हैं उनको ज़्यादा नरिशमेंट की ज़रूरत है, वो सारे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, वो 10 में से हार्डली 1-2 प्लांट्स हैं जो सरवाइव कर पाएंगे, जिनको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पाएगा, जिनको प्रॉपर सनलाइट, वाटर और मिनरल्स मिल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि क्यों सीड्स को दूर दूर डिस्पर्स करना चाहिए, वो इसलिए ताकि जो आपके अगर मान लो कोई आपका सीड बहुत ज़्यादा दूर डिस्पर्स हो गया, जैसे एक प्लेन में लगे हुए थे वहाँ से वो प्लेट्यू में लग गया, तो वो न्यू हैबिटेट्स में नई जगह पे वहाँ पे भी वो अपने आप को सरवाइव करने की कोशिश करेगा, वहाँ पे भी वो प्लांट ग्रो करने की कोशिश करेगा। सो उसके कारण क्या है, आपके प्लांट्स न्यू हैबिटेट्स में भी फ्लरिश कर पाएंगे। ओके बच्चे, आगे बात आती है हमारी डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की, हमने बात की है ना। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स बाय विच सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड, सीड्स कैसे कैसे डिस्पर्स हो सकते हैं। सबसे पहली विंड से डिस्पर्स हो सकता है, ये देखो जैसे हवा चल रही है तो ये प्लांट के सारे सीड्स जो है ये निकल रहे हैं और ये सारे आपके इधर उधर जाके ये गिरेंगे। ये कौन सा, ये आपको मैंने एग्जांपल दी है डैंडलियन की, डैंडलियन की ये सीड्स हैं वो सारे इधर उधर गिर रहे हैं। नॉर्मली विंड से सीड्स किसके डिस्पर्स होते हैं, उनके डिस्पर्स होते हैं जौन से सीड्स जो है वो लाइट वेट के हैं, छोटे हैं और वो जिनके टफ्स या सिल्की हेयर है, उनके सिल्की हेयर होते हैं उनकी बॉडी पे, वो क्या वो हवा के कारण, हवा के बहाव में
वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो चले जाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, हमारे सीड्स की दूर दूर तक डिस्पर्सल होती है। इसकी एग्जांपल है डैंडलियन सीड्स या कॉटन सीड्स, ऐसे और भी बहुत सारे सीड्स हैं। ठीक है, इसकी मैंने 2 एग्जांपल्स आपको दिए, डैंडलियन सीड्स एंड कॉटन सीड्स। नाउ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। अब ये देखो, सीड्स और फ्रूट्स जो हैं उनके कई आपके प्लांट्स के ऐसे सीड्स या ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके बहुत अच्छा फेवरेबल उनको स्ट्रक्चर मिला होता है कि वो पानी में इजीली फ्लोट कर सकते हैं, और पानी में फ्लोट करने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, वो पानी में सिंक नहीं करते हैं। अब जैसे देखो, आपका कोकोनट है, कोकोनट आराम से पानी में फ्लोट कर जाता है। तो ये अब कोकोनट जब एक जगह से दूसरी जगह पे कोकोनट के जो फ्रूट्स हैं वो कोकोनट ट्री ग्रो होते हैं सी शोर के आसपास ही लगते हैं, मतलब ये, और वहाँ पे जो कोकोनट्स नीचे गिरते हैं, जब वो नीचे गिरते हैं वो पानी के बहाव के कारण एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, वो सिंक नहीं करते हैं, वो फ्लोट करते हैं। अब वो जब वाटर करंट्स के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पे हेवी प्रेशर के कारण वो चले जाते हैं, और अपने आप वहाँ पे उनके ऊपर से जो एनिमल्स हैं वो सारा बीज का खा लेते हैं, और सिर्फ उनका सीड्स रह जाता है, जिससे फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद में वहाँ पे एक प्लांट लगाता है। जैसे ये देखो, कोकोनट के ऊपर प्लांट लगा हुआ है। जब हैवी करंट्स आते हैं, वाटर करंट्स आते हैं, उसके कारण विंड्स के कारण, हैवी करंट के कारण ये अपने आप नीचे ज़मीन में बरी होते रहते हैं, धंसते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका प्लांट ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्रो हो जाता है। तो द सीड्स एंड फ्रूट्स हैविंग स्ट्रक्चर्स फेवरेबल फॉर फ्लोटिंग आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। इसके एग्जांपल्स क्या है, सीड्स या फ्रूट्स ऑफ कोकोनट या वाटर लिली या लोटस, ये सारे जो हैं प्लांट्स, ये आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, ये सिंक नहीं करते। उसके कारण क्या होता है, लोटस के सीड्स, लोटस भी देखो कहीं पे भी लग जाता है, वाटर लिली भी लग जाती है, और ऐसे ही आपका कोकोनट भी लग जाता है। ठीक है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एनिमल्स। अब नेक्स्ट है कि एनिमल्स से भी डिस्पर्सल होते हैं सीड्स की। एनिमल्स में आपके ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, या आपके बर्ड्स भी आ जाते हैं। ये सारे जो है इनकी ये भी बहुत हेल्प करते हैं आपके सीड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह में डिस्पर्स होने के लिए। अब ये देखो, जो कुछ सीड्स होते हैं जिनकी आपकी हुक्स होती हैं, स्पाइंस होती हैं, ब्रिस्टल्स होती हैं। समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप किसी गार्डन में बैठे हो, कहीं पे आप बैठे हो, और वहाँ पे आपके क्लोथ्स के ऊपर ये किसी प्लांट की सीड, किसी प्लांट की आपकी हुक या स्पाइंस या ब्रिस्टल्स आपके क्लोथ्स में टक हो गई हैं। तो वो क्या, आपने वहाँ पे नहीं देखी, आप फार अवे आए वहाँ से, वहाँ पे आके आपने देखा कि आपके क्लोथ्स में कुछ स्टक हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे निकालते हो, और वहाँ पे क्या, अगर उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो वहाँ पे अपने आप वहाँ पे प्लांट लग जाता है। कहाँ पे लगा था आपके क्लोथ्स पे, आपने देखा कहाँ पे, तो ये हो जाता है। या समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप कोई फ्रूट खा रहे हो, आप चलते चलते खा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे, और जहाँ पे आपके फ्रूट आपका ख़त्म हुआ, आपने सीड्स उसके वहीं पे थ्रो कर दिए। खाया आपने कहीं पे था, शुरू कहाँ पे किया था, और आपके नए थ्रो कहाँ पे कर दिया उसके सीड्स। अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो अपने आप उनको वहाँ पे सीड्स जो है वो जर्मिनेट होंगे और प्लांट वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके जो बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं उनकी स्किन पे कई बार लग जाते हैं, जैसे मैंने आपको ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल दी है, ऐसे ही आपकी एनिमल्स के भी स्किन पे लग जाते हैं, टक हो जाते हैं जो आपके सीड्स। तो वो फार अवे जब वो कभी उनकी स्किन से निकलते हैं तो वो वहाँ पे अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहाँ पे वो प्लांट जो है वो ग्रो हो जाता है। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं जौन से प्लांट्स की सीड्स जो हैं आपके क्लोथ से या किसी चीज़ से इजीली, जिनके हुक्स हैं, स्पाइंस हैं या ब्रिस्टल्स हैं जो टक हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं फ्रूट्स ऑफ ट्रिबुलस या जेंथियम। ठीक है,
आपको इसकी एक एक दो दो एग्जाम्पल्स ज़रूर आनी चाहिए. नाउ comes this puzzle of seeds by explosion. This puzzle of seeds by explosion में क्या है कि ये जैसे आपके सामने पिक बनी हुई है, तो ये क्या कहना चाहती हूँ इसमें मैं आपको कि कई बार क्या होता है कि कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो आपके अगर बहुत देर तक वो लगे रहे, मेच्योर हो चुके, एक्स्ट्रा मेच्योर हो गए, आप उन्हें उनको नहीं तोड़ा तो वो अपने आप ही बर्स्ट ओपन हो जाते हैं. अपने आप बर्स्ट ओपन होने के कारण उनके जितने बीच में सीड्स होते हैं वो सारे इधर उधर बिखर जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं हवा के कारण, विंड के कारण, या वो बर्स्ट इतनी ज़ोर से होते हैं वो इधर उधर जोर से दूर दूर तक गिर जाते हैं. तो उसके कारण क्या है, वहीं पे उनकी जर्मिनेशन शुरू हो जाती है. इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी जैसे सीड्स ऑफ पीस, लेडी फिंगर, कैस्टर या बाल्सम. ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आपके सीड्स जो है मेच्योर होने के बाद में, एक्स्ट्रा मेच्योर होने के बाद में वो अपने आप बर्स्ट ओपन हो जाते हैं और वो बिखर जाते हैं इधर उधर. जहाँ पे वो बिखरते हैं वहाँ पे उनका नया जो है वो प्लांट लग जाता है. ठीक है बेटा. So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. And if you are new to this channel, you like this video, do like it, share it with your friends, and please subscribe to our channel. Thanks for watching.